दोस्तों नमस्कार। यह मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा में एनसीईआरटी पुस्तकों की उपादेयता और महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए एनसीईआरटी श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10 जीवों में श्वसन। इस अध्याय में आप जानेंगे कि हम श्वसन क्यों करते हैं, यानी श्वसन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और सांस लेने की संपूर्ण प्रक्रिया कैसे संचालित होती है। हम सांस लेने में किस गैस का उपयोग करते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जलीय जीवों और पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10 जीवों में श्वसन। दोस्तों बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी और उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है और उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद उसकी सांस इतनी तेज क्यों चलने लगी। यह प्रश्न उसके दिमाग में घूमता रहा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह पहले ये समझना चाहता था कि हम सांस क्यों लेते हैं और सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। तो आइए जानते हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं। दोस्तों सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें की कोशिकाएं यानी सेल्स कहा जाता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका अवश्य निभाती है और इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते समय, सोते समय और पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। भोजन में जो संचित ऊर्जा है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। इसलिए सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए कि श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। सभी जीवों को भोजन करने के लिए और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन की प्रक्रम में हम सबसे पहले सांस जो होता है वायु जो है अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है और फिर जब हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं तो इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है, अर्थात वह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होता है। आप जानते हैं कि हम सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और जब हम उसको बाहर निकालते हैं अंदर ली हुई सांस को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है और कोशिका में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है, यानी भोजन के अपचयन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती है और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। दोस्तों सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अब कोशिका के अंदर जो भोजन होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन क्या है? तो दोस्तों कोशिका के अंदर जो भोजन है या ग्लूकोज है ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। इस प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। दोस्तों भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है और अब आप समझ गए होंगे कि हमारे माता पिता
हमें भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं और नियमित रूप से भोजन करने के लिए इसीलिए वो हमको आग्रह भी करते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रक्रिया समझाई गई है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में जो है विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रम को वायवीय जो है श्वसन कहा जाता है। संभवतः आपको ये मालूम होगा कि ईस्ट जो हैं अनेक छोटे जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं और ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहा जाता है। दोस्तों ईस्ट यानी और कुछ छोटे जीव बिना ऑक्सीजन की सहायता से ही अपना भोजन बना लेते हैं। इनको श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिनको अवायवीय जीव कहा जाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है। देखिए ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में विखंडित होता है, जबकि बिना ऑक्सीजन के उपयोग के ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में विभक्त होता है। तो ईस्ट जो है ईस्ट के बारे में आपने देखा था कि ईस्ट एक कोश की जीव होता है। यह अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। ईस्ट का प्रयोग दोस्तों शराब वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि अल्कोहल कैसे बनती है। दोस्तों हमारी पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वह भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ये थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह प्रक्रम उस समय होता है जब हम ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी का सामना करते हैं। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने या फिर भारी वजन उठाने में अनेक कार्य जो हम करते हैं उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की अत्यधिक आपूर्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वह अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। देखिए ग्लूकोज जो पेशियों में होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल के संग्रह होने से थकान होती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है अत्यधिक कठिन व्यायाम, दौड़ धूप या अधिक वजन काम करते समय, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पेशियों में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होने लगती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनती है। दोस्तों अत्यधिक व्यायाम करने के बाद जब आपकी पेशियों में ऐंठन या थकावट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं तो उनमें ऐंठन होती है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है और गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। दोस्तों गर्म जल से स्नान करने पे ऐंठन से आराम इसलिए मिलता है कि गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का जो संचरण या गति है वो बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन हो जाता है। तो बहुत आसानी से यहाँ पर समझाया गया है कि श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है। इसके अलावा जो अल्कोहल निर्माण है ईस्ट द्वारा वो कैसे होता है और इसके अलावा जो हमारी पेशियों में थकान होता है उसका कारण क्या होता है और इस थकान को कैसे हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रयोग करना है आपको कि अपने नाक और मुंह को जब कसकर बंद कर लेते हैं तो आपको ये अनुमान लगाना है कि आप कितने देर तक नाक और मुंह को बंद कर सकते हैं। तो संभवतः अधिकतम 1 मिनट तक आप अपने नाक मुंह को बंद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों कुछ देर जब आप सांस रोके रखने के बाद सांस छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ सांस लेना पड़ता है।
तो आप ये जानते हैं दोस्तों कि बहुत थोड़ी देर तक अगर जो हम सांस नहीं लेते हैं तो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। दोस्तों, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु जो है वो शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। तो दो शब्द हैं, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। तो आप याद रखिएगा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जिसको अंतः श्वसन करते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है जिसे उच्छ्वसन कहते हैं। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवों के शरीर में ये जो है ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और जीवन भर चलती है। दोस्तों, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों के साथ साथ होते रहते हैं और एक सांस लेने का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। दोस्तों, आप या सामान्य व्यक्तियों की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है? तो 17 से 18 बार हम सांस लेते हैं। दोस्तों, इसको प्रयोग के माध्यम से ही बताया जा सकता है कि कितना बार लेते हैं, उसको आप घड़ी देख के गणना कर सकते हैं। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है, और अधिक व्यायाम करने पर जो श्वसन दर होता है ये बढ़ जाता है। ये 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन हम शरीर के अंदर ग्रहण करने लगते हैं। दोस्तों, जैसे आप देखिए कि आपने ये अनुभव किया होगा कि जब आप श्वसन करते हैं तो ये अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति को जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसे तेज़ी से श्वसन करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और यह भोजन के विखंडन दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो दोस्तों, शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख इसीलिए लगती है कि हम अत्यधिक ऑक्सीजन लेते हैं और वह भोजन के विखंडन दर को बढ़ा देती है जिससे कि हमें भूख अधिक लगती है, अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है और हमें भूख लगती है। इसके अलावा जब हम नींद में होते हैं तो हमारी श्वसन दर कम हो जाती है और उस समय हमारे शरीर को जो है बहुत पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब आइए देखते हैं, विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में श्वसन दर अलग अलग होती है। जैसे काम करते समय श्वसन दर अलग, पैदल चलते समय अलग, दौड़ते समय थोड़ी अलग होती है और पढ़ाई करते समय अलग। तो मान सकते हैं कि विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में श्वसन दर अलग अलग होती है। अब आइए देखते हैं हम श्वास कैसे लेते हैं। दोस्तों, श्वसन की क्रियाविधि कैसी होती है उसके बारे में जानते हैं। सामान्य रूप से हम अपने नासाद्वार या नाक के द्वारा सांस अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से जो वायु होती है वो श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी और श्वास नली का चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये सांस हमारे फेफड़ों में पहुँचती है यहाँ पर, और उसके बाद ये है फेफड़ों में पहुंचकर वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशीय परत होती है जो डायफ्राम कहलाती है और वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय क्या होता है, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है और यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती
है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं और सांस निकालने यानी उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए वायु अंदर आती है और वायु जब अंदर आ रही है तो डायफ्राम नीचे की ओर यानी इधर की ओर गति करता है, और इसके अलावा जब वायु बाहर जा रही है तो डायफ्राम की गति ऊपर की ओर है और पसलियाँ ऊपर की ओर गति करने लगती हैं, पसलियाँ अंदर की ओर गति करने लगती हैं। जब वायु अंदर आती है तो पसलियाँ बाहर की ओर गति करने लगती हैं, जिससे हमारा सीना जो है वो फूल जाता है। दोस्तों, अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव भी कर सकते हैं। एक गहरी सांस लेकर अपनी हथेली को पेट पर रखिए और उसकी गति का अनुभव करिए। तो आप ये जानते हैं कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के माप या साइज में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए हैं और उसमें कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उनके सीना अधिक ज़्यादा फूल सकता है। तो दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो जो है पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जबकि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक ब्लू बॉक्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं, और जब हम अंतः श्वसन करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोम में फंस जाते हैं, और कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है, और छींकने से अवांछित कण जो होता है वो वायु के साथ बाहर निकल जाता है। इस तरह से केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती हैं। दोस्तों, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लिया करें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्ति द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। तो इस प्रकार से हमारी श्वसन संबंधी क्रियाविधि चलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए डायफ्राम की संरचना दिखाई गई है एक प्लास्टिक के बोतल में गुब्बारों के प्रयोग से, कि किस प्रकार से फेफड़ों में होने वाला प्रसार जो है इसके द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों, हम उच्छ्वसन यानी बाहर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें बाहर क्या निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक प्रयोग के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि एक परखनली लेकर उसमें थोड़ा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए और प्लास्टिक की एक स्ट्रा या नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रा में आप चूने के पानी में फूंकना है, तो चूने के पानी में जब आप फूंकते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। और दूधिया कलर, जो चूने के पानी का दूधिया कलर है, वो ये बताता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को बाहर निकालते हैं, और जिसके कारण ये जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र में अंतः श्वसन यानी सांस लेने में और जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, अंतः श्वसित वायु में हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.04% होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% यानी बहुत मामूली सी मात्रा, और 21% ऑक्सीजन होता है। जब ये फेफड़े में जाती है, वहाँ पे क्रिया करती है, तो जो हम गैस बाहर निकालते हैं उसमें 21% में से केवल 16.4% ऑक्सीजन बचती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। तो आप मोटा मोटा याद रखिए कि 4% जो है दोस्तों, 4% ऑक्सीजन का जो है उपभोग अंदर हमारे शरीर की अन्य क्रियाओं में कर लिया जाता है। दोस्तों, अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, इसको हमने जाना कि मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है।
उसके बाद आइए जानते हैं कि अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। दोस्तों, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांप और पक्षियाँ अनेक जंतु वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति उनके फेफड़े होते हैं और उनके द्वारा वे श्वसन करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं कि वो कैसे श्वसन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं काकरोच या तिलचट्टा। काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अन्य कीटों के शरीर में इसी प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छेद श्वास रंध्र कहलाते हैं और कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, श्वास प्रणाली या वातक यहाँ पर दिए गए हैं और समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में फैल जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है, जिसके कारण कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आते हैं और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाते हैं। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल जो है वो केवल कीटों में पाए जाते हैं और जंतुओं के अन्य समूहों में इस तरह की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केचुआ में श्वसन कैसे होता है? तो केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पे आर्द्र और चिपचिपी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से होता रहता है। लेकिन मेढक जो होता है उसमें मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, फिर भी वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं जो कि आर्द्र और चिपचिपे होते हैं। तो आपने तिलचट्टा और मेढक में श्वसन के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं जल में श्वसन कैसे करते हैं। दोस्तों, मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं और क्लोम जो होता है वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं और ये क्लोम जो हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करके मछली को ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं और क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो कि गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं कि पेड़ पौधे या पादप भी श्वसन करते हैं। तो दोस्तों, अन्य जीवों की भांति पेड़ पौधे या पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे ये भी श्वसन के लिए वायु अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति सेलुलोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है और पादपों में अनेक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। दोस्तों, पौधों की जो पत्तियों में ऑक्सीजन जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको कि रंध्र कहा जाता है और पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की तरह ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं और किसी गमले में पौधे में बहुत अधिक पानी डाल देने पे उनको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि पेड़ पौधे अन्य जीव जंतुओं की भांति वो भी अपनी अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए सांस लेते हैं और श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम होता है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता या उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से मूल मृदा से वायु कैसे अवशोषित करते हैं। तो ये मृदा के कण हैं, जो बड़े बड़े कण दिखाए गए हैं। इनके बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पे ऑक्सीजन होती है और इस मूल रोम के द्वारा पौधे उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आपने इस अध्याय में क्या जाना उसका सारांश यहाँ पर देख लेते हैं। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत अनिवार्य है और यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। अंतः श्वसन के द्वारा हम शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं। उच्छ्वसन के द्वारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन के लिए किया जाता है और इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है।
इसके अलावा ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और यदि भोजन या ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित किया जाता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। और यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उस श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। दोस्तों, अधिक व्यायाम करते समय हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। इसके अलावा दोस्तों, सांस लेना जो है वो श्वसन प्रक्रिया का एक चरण होता है, जिसमें कोई भी जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। और गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे तिलचट्टे और मेढक में श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। दोस्तों, अंतः श्वसन या निः श्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन यानी सांस बाहर निकालते समय वे अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता बढ़ने पर, दौड़ने पर, मेहनत करने पर या कोई भारी काम करने पर शारीरिक सक्रियता बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली और जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम जो होता है वो मानव के समान ही होता है। केंचुओं में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल के द्वारा होता है, जो उनके संपूर्ण शरीर में विस्तारित होता है। इसके अलावा पौधों में जो श्वसन है ये मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण इसमें करते हैं। और पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कि रंध्र कहा जाता है, इनसे ही गैसों का विनिमय होता है। और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन और अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10 जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया कैसी होती है और हम जो वायु अंतः श्वसन के रूप में लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है तथा जो वायु हम बाहर निकालते हैं उसमें कितनी मात्रा होती है, इसके बारे में आपने इस वीडियो में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।